प्राचीन भारत एवं संस्कृति के अगले भाग में हम पढ़ते हैं। गत शताब्दी में भारतीयों द्वारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ, विशेषकर डॉक्टर भावदाजी, भगवान लाल इंदिराजी और राजेश लाल मिश्रा और तथा महान सर R.T.G. भंडारकर जैसे संस्कृतज्ञों एवं शिलालेख वेताओं द्वारा। अब तो भारतीय ज्ञान शास्त्र का विशेष उत्साह स्वयं भारतवासियों में ही दृष्टिगोचर हो रहा है। भारतवासी विशाल महाभारत का प्रथम आलोचनात्मक संस्करण पूर्ण करने के मार्ग पर भली भांति प्रकार से प्रगतिशील हैं। उन्होंने पूना संस्कृत वृत्तकोश पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, जो पूर्ण हो जाने पर संसार में कोश संपादन कला का संभवतः अभूतपूर्व कार्य होगा। पुरातत्व विभाग के संचालन अब तक भारतीय महानुभाव डॉक्टर A. घोष हैं और आज कोई भी यूरोपीय भारतीय ज्ञानशास्त्री भारतीय कार्यकर्ता का सहायक और आलोचक मित्र के अतिरिक्त कुछ और होने की आशा नहीं कर सकता। आज के ऐसे समय में जबकि किसी न किसी प्रकार से एशिया 1.5 शताब्दी के यूरोपीय आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया कर रहा है, एक नवीन संस्कृति जिसके में पूर्व और पश्चिम के तत्व सुदृढ़ समन्वय के साथ रहेंगे, जन्म ले रही है। यूरोपीय विद्वान भारतीय ज्ञान शास्त्र के प्रसंग में अब भी एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। प्राचीन भारत का वैभव, जिसके हम खंड में पढ़ रहे हैं। अपने इतिहास के अधिकांश समय में भारत एक सांस्कृतिक इकाई होते हुए भी पारस्परिक युद्धों से जर्जर होता रहा है। यहाँ के शासक अपने शासन कौशल में धूर्त एवं असावधान थे। समय समय पर यहाँ दुर्भिक्ष, बाढ़ एवं प्लेग के प्रकोप होते रहे, जिसमें सहस्त्रों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जन्मजात असमानता धर्मसंगत मानी गई, जिसके फलस्वरूप निम्न कुल के व्यक्तियों का जीवन अभिशाप बन गया। इस सब के होते हुए भी हमारा विचार है कि पुरातन संसार के किसी भी भाग में मनुष्य से तथा मनुष्य के राज्य में से ऐसे सुंदर और मानवीय संबंध नहीं रहे हैं। किसी भी अन्य प्राचीन सभ्यता में गुलामों की संख्या इतनी कम नहीं रही जितनी भारत में रही। न ही अर्थशास्त्र के किसी प्राचीन न्याय ग्रंथ ने मानवीय अधिकारों की इतनी सुरक्षा की। मनु के समान किसी अन्य प्राचीन स्मृतिकार ने युद्ध में न्याय के ऐसे उच्चादर्श की घोषणा भी नहीं की। हिंदूकालीन भारत के युद्धों के इतिहास में कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जिसमें नगर तलवार के घाट उतारे गए हों अथवा शांतिप्रिय नागरिकों का सामूहिक वध किया गया हो। असीरिया के बादशाहों की भयंकर क्रूरता, जिसमें वे अपने बंदियों की खाल खिंचवा लेते थे, प्राचीन भारत में पूर्णतः अप्राप्य हैं। निसंदेह कहीं कहीं क्रूरता एवं कठोरतापूर्ण व्यवहारता था, परंतु अन्य प्रारंभिक संस्कृतियों की अपेक्षा यह नगण्य था। हमारे लिए प्राचीन भारतीय सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी मानवीयता ही है। हिंदू एवं बौद्ध धर्म ग्रंथों के प्रसंगच्युत परिच्छेदों को लेकर 19वीं शताब्दी के कुछ पादरी दुर्भिक्ष, रोग, हिंदू वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के दुर्गुणों के आधार पर इस व्यापक भ्रांति का प्रचार करने में सहायक हुए कि भारत आलस्यपूर्ण अंधकार का देश है। बंबई में उतरने वाला विदेशी यात्री तो एकमात्र व्यस्त जनसमूह को देखता है और लंदन के ऐसे ही दृश्यों की कल्पना से उसकी तुलना करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भारतीय चरित्र में न आलस्य है न विषाद है। यह परिणाम प्राचीन भारत के अवशेषों के सामान्य परिचय से ही पुष्ट हो जाता है। प्राचीन भारत संबंधी हमारा दूसरा सामान्य मत यह है कि इसके निवासियों ने भौतिक और आत्मिक दोनों प्रकार के पदार्थों का लालसापूर्ण आनंद लेते हुए जीवन का सुखोपभोग किया है। यूरोपीय विद्वान जो एक विशेष प्रकार की धार्मिक ग्रंथों पर अपने को केंद्रित करता है, यह धारणा बना लेता है कि प्राचीन भारत करोड़ों अंधविश्वासों वासी अनुगामियों पर अपने औदास्यपूर्ण और अनुर्वर विचारों का प्रभाव डालने वाले जीवन विरक्त सन्यासियों का देश है। यह भ्रांतिपूर्ण विचार तत्कालीन धर्मनिरपेक्ष साहित्य, मूर्तिकला एवं चित्रलेखन से पूर्णतः स्पष्ट है।
यह बात और है कि एक सामान्य भारतीय किसी सन्यासी की मौखिक प्रशंसा एवं उसके आदर्शों का सम्मान कर ले, परंतु वह अपने जीवन को विषादपूर्ण मानते हुए उसमें प्रत्येक मूल्य पर बचने का प्रयत्न कभी नहीं करता। इसके विपरीत उसने इस संसार को जैसा देखा है उसको उसी रूप में स्वीकार करने, उसको उससे जो भी आनंद प्राप्त हो सके उसे आग्रह प्राप्त करने का वह सदा इच्छुक रहा। उपनिवेशों की अपेक्षा दंडी का वह वर्णन जिसमें उन्होंने एक तुलनात्मक निर्धन घर में साधारण भोजन के आनंद का वर्णन किया है, प्राचीन भारतीय के दैनिक जीवन का संभवतः अधिक आदर्श रूप है। भारत एक हर्षोल्लासपूर्ण देश था, जिसके निवासियों ने विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति तथा स्नेह स्नेह विकसित होने वाली सामाजिक प्रणाली में अपना स्थान बनाए हुए पारस्परिक संबंधों के सहारे दयालुता और सौजन्य के उस उच्च स्तर को प्राप्त किया जो किसी भी प्राचीन जाति के स्तर से अपेक्षाकृत उच्च था। इसके लिए तथा धर्म, साहित्य, कला और गणित की सफलताओं के निमित्त एक यूरोपीय विद्वान निश्चय ही प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करेगा। धन्यवाद मित्रों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने चाहने वाले दोस्तों के बीच, पढ़ने वाले पाठकों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।